नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास के टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के अतिरिक्त कुल कितने मंडल हैं, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 मंडल हैं और 75 जिले हैं और मंडल की संख्या कुल 18 है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन से, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इसका जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश में कब किया गया था, आपको बताना है। तो मनरेगा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कर दिया गया था 2006 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2000। यहाँ पे ऑप्शन सभी गलत आपके, यहाँ पे 2006 हो जाएगा, यानी कि 2006 में जो है मनरेगा को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि आपको पता होगा जब यह स्कीम 2 फरवरी 2006 को यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो मनरेगा स्कीम है इसकी जो शुरुआत थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, आंध्र प्रदेश के अनंत ऐसे लिखाएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो है मनरेगा स्कीम की शुरुआत की गई थी आपकी 2 फरवरी 2006 से। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह प्रारंभ में जो है 200 जिलों में शुरू की गई थी। बाकी आगे चलकर 1 अप्रैल 2008 को जो है 1 अप्रैल 2008 को जो है इस स्कीम को देश भर में लागू कर दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब प्रारंभ में इस स्कीम को चालू किया गया था तो उत्तर प्रदेश में भी इसको कवर किया गया था 2006 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा 2006, यानी कि राइट आंसर है आपका 2006। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब 2006 में इस स्कीम को शुरू किया गया था तो उस समय इसका नाम था नरेगा। इसको बस उस समय नरेगा के नाम से हम जानते थे, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसको जाना जाता था जब 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं 2009 में इस स्कीम का नाम पलट के कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो 2009 में जो है नरेगा का नाम पलट के कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ने कि इसको 2009 से मनरेगा कहा जाने लगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का राज्यों में जो है कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे आपको मिलेगा राजस्थान, दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र, उसके बाद मिलेगा आपको यूपी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर यूपी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील स्कीम जो थी, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल जो है कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, आपको बताना है। तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन को पकाने, परोसने और उसके उपभोग की स्वच्छता की जो जांच है वो दैनिक बेसिस पर की जानी चाहिए, यानी कि दैनिक यानी कि रोजाना जो है उसकी स्वच्छता की जांच करनी चाहिए। आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। दैनिक आधार पर जो है इस स्वच्छता की जांच करनी चाहिए। मिड डे मील के अंतर्गत जो भी खाना बनाया जाता है, जो भी खाना परोसा जाता है, उसकी स्वच्छता की जो जांच है वो दैनिक आधार पर करनी चाहिए, यानी कि रोजाना करनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है यह 1945 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा 1945 में। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है।
तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपको मुगलसराय क्षेत्र में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। मुगलसराय क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेल इंजन संयंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो पद हैं वो आरक्षित होने चाहिए, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 33% जो आपके पद हैं ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33% जो पद हैं आरक्षित होने चाहिए महिलाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मध्य भारत में 1 बीघा जो है कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, आपको बताना है। तो मध्य भारत में जो है 1 बीघा जो है कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है 1 बीघा जो है 0.25 मतलब 2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर में आपका हो जाता है 3.95 बीघा, कितना 3.95 बीघा हो जाता है आपका 1 हेक्टेयर में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का जो संबंध वो उत्तर प्रदेश से आपको बताना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसमें से कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपको मिलेगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम आपको मिलेगा कहाँ का, तो यह केरल का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा जो है आपको मिलेगा कथकली भी जो है आपका है केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, तब इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो जमाबंदी से आपका क्या तात्पर्य है, तो जमाबंदी से आपका तात्पर्य होता है भू अधिकारों के प्रलेख से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भू अधिकारों के जो प्रलेख होते हैं उनको हम जमाबंदी के नाम से जानते हैं, यानी कि जमाबंदी जो होता है वो भू अधिकारों का एक प्रलेख होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और जमाबंदी का जो रजिस्टर होता है इसमें क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जमाबंदी का रजिस्टर होता है इसमें भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमि मालिक का कितना शेयर है, ये सभी चीज़ें जो है इसमें लिखी होती हैं जमाबंदी में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, SGSI, यहाँ पे इसका हो जाएगा मतलब SGSI, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। SGSI का SI नहीं SY यहाँ पे होगा, सॉरी SY यहाँ पे होगा Y, तो SGSY का आपका पूरा नाम यहाँ से पूछा जा रहा है। तो SGSY का पूरा नाम हो जाएगा आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। SGSY का मतलब हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मंडल है जिसको जो है कालीन उद्योग का गढ़ माना जाता है, तो इसमें से जो मिर्जापुर का मंडल है यह कालीन उद्योगों का गढ़ माना जाता है, यानी कि क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा भदोही हो गया, ये सभी एरियाज जो है आपके कालीन उद्योग के लिए फेमस हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है 2001 में 898 था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया, आपको बताना है। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, कितना, तो 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात हो गया 912, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 912। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में जो है किस प्रकार की मिलें जो हैं सर्वाधिक संख्या में मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार की मिलों की संख्या है, तो चीनी मिल, यानी कि जो शुगर केन मिल है, यानी कि जो चीनी की मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
और ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेखपाल के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल के द्वारा जो है क्या किया जाता था? तो भूमि पंजीकरण किया जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, आपको बताना है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 31 सीटें हैं राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश की कितनी? 31 सीटें हैं राज्यसभा में। इसके अलावा 80 सीटें आपको मिलेंगी कहाँ पे? लोकसभा में। 100 सीटें आपकी कितनी हैं, कहाँ की हैं? विधानसभा में, विधान परिषद में, सॉरी विधान परिषद में। और 403 सीटें उत्तर प्रदेश की आपको मिलेंगी विधानसभा में। तो इसे आप याद रखिएगा, विधानसभा में 403 सीट, और विधान परिषद में 100 सीट, लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सी उपभाषा जो है राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो इसमें से कौन सी भाषा है जो राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से भाषा आपको मिलेगी खड़ी बोली। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खड़ी बोली भाषा है यह पश्चिमी भागों जैसे रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम क्या कहते हैं? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर तो दिया आपका राइट आंसर तो होता है इलाहाबाद। इस तरह से इलाहाबाद हो जाता, लेकिन इलाहाबाद आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ। यानी कि लखनऊ दिए गए ऑप्शंस में से जनसंख्या सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना में। यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस की बात हो रही है। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद दिया होता तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो गया होता। इलाहाबाद की जो जनसंख्या थी वो सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप इसे याद रखिएगा, इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं तो आप राइट आंसर लगाएंगे अपना लखनऊ को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो आपको पता होगा सी रंगराजन की रिपोर्ट 2014 में जो है प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर 32 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 32 रुपए से अधिक अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में क्या खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। वही अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अगर शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 47 रुपये रोजाना खर्च करता है, 47 रुपये और से अधिक, तो वह जो है गरीब नहीं माना जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीतल उत्पादों का जो अधिकतम निर्यात है वो मुरादाबाद से किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मुरादाबाद। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। मुरादाबाद से जो है पीतल उत्पादों का जो है अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पीतल के उत्पाद के अलावा कलात्मक जो आभूषण है इसके लिए भी आपका मुरादाबाद फेमस है। इसके अलावा बोन ज्वेलरी जो होती है, बोन ज्वेलरी के लिए भी जो है आपका मुरादाबाद फेमस है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा जो लखनऊ है, लखनऊ की फेमस है। तो लखनऊ आपका फेमस है फ्लोरिकल्चर के लिए। इसके अलावा मिनीएचर पेंटिंग के लिए लखनऊ जो है फ्लोरिकल्चर मिनीएचर पेंटिंग के लिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधि और हर्बल औषधि के लिए भी फेमस है। इसके अलावा आपका जो कानपुर है या चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन और हैंडलूम के लिए फेमस है। और वाराणसी जो है जिसको हम बनारस कहते हैं, यह रेशम, ऊनी हस्तशिल्प और लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और टोटल 18 मंडल हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 18 मंडल और
75 जिलों में विभाजित है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो भारत का वह कौन सा शहर है जिसको विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, वाराणसी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है यह विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और चमड़े की वस्तुओं के लिए विश्व मतलब चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं आपको बताना है। तो आगरा और कानपुर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर फेमस हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? मैं एक चीज़ बता दूं, अब यह योजना अस्तित्व में नहीं है। इस योजना के नाम पर 2015 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को चालू कर दिया गया था, जिसका लक्ष्य था 2022 तक सभी के लिए आवास। तो अब यह जो योजना है, इस योजना के नाम पर जो है नई योजना शुरू कर दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है 2022 तक सबके लिए आवास। तो यह योजना अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसमें जो अनुपात था आपका 75/25 का था, यानी कि यह एक केंद्र समर्थित योजना थी। इसमें जो है अनुपात था आपका 75/25 का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो इंदिरा आवास योजना थी इसकी शुरुआत की गई थी 1985 में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से जो गिरदावरी है यह भू कृषि का रिकॉर्ड है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरदावरी। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्या होता है? तो यह जो होता है गिरदावरी जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो हर साल में 2 बार किया जाता है। तो गिरदावरी क्या होता है? तो यह एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो साल में 2 बार किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात होता है 1 बिस्वा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो 1 बिस्वा अनुपात होता है, यानी कि 1 बीघे में आपका हो जाता है 20 बिस्वा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। 1 बीघे में आपका होता है 20 बिस्वा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।